हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है जीवन की, जो है संरचनात्मक या कार्यात्मक जो इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। देखो, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ये कोशिकाएं मिलके क्या बनाएंगी? ये कोशिकाएं जो है मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कोशिका से क्या बनता है, यानी कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है आपका। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? सेल होती है। तो अध्याय को हम देखते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, जो एक जीव होता है उस जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अब ये जो जीव होते हैं वो एक कोशिका से भी मिलके बने हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका जो शरीर है, उन जीवों का जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हो। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलके बना होता है। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। तो ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। बहुकोशिकीय जीव कौन से जीव होंगे? जिनकी जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके जिनकी बॉडी बनती है उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इनको कहेंगे। इनका उदाहरण क्या है? तो इनका उदाहरण होगा मनुष्य है, गाय है, पेड़ है और जो भी अदर चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे आसपास हम देखते हैं तो वो सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। अब देखो, सभी जीव जो है कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। अब कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बात करें कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की होती है कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरी कोशिका हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रो मतलब पहले, तो जो धरती पे सबसे पहले कोशिका आई थी तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यानी कि केंद्रक की यह झिल्ली होगी, तो वो इसके पास नहीं होती। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके पास केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती, केंद्रक नहीं होती, वेल डिफाइंड केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती। ठीक है, ये सेल भी कैसी होती है? बहुत छोटी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो उनके पास केंद्रकीय झिल्ली होती है। तो ये हुआ मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में। अब देखो, अब जो कोई भी कोशिका है तो उसके पास मेनली ये सभी चीज़ें होती हैं। मेनली जो कोशिका है वो इन चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ है सेल वॉल। सेल वॉल याद रखें कि सिर्फ कुछ ही जीवों के अंदर होती है, जैसे कि पौधों के अंदर होती है। ठीक है, जो फंगस होती है, कवक होती है, उसके अंदर मिलती है। फिर दूसरी चीज़ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हर किसी जीव के अंदर होगी। सेल मेम्ब्रेन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव वस्तुएं, सजीव जो हैं जीव होते हैं, उन सभी के अंदर होगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियोइड सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर होता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर बात करें। न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होगा। अब देखो, साइटोप्लाज्म। तो तीन चीज़ें यहाँ पे मेन है कि एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। अगर प्लांट है तो प्लांट की कोशिका झिल्ली के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। देखो, अब यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये सेल जो है प्लांट की है, पौधे की है, तो सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होगी, सबसे बाहरी जो झिल्ली होगी वो क्या होगी? सेल वॉल होगी, कोशिकीय भित्ति होगी। फिर उसके बाद अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी होगी? देखो, डिफरेंट कलर से बनाते हैं इसको। तो इसके अंदर यहाँ पे जो येलो कलर की है वो क्या है? वो होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिकीय झिल्ली। सबसे बीच में जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोइड नहीं होगा, न्यूक्लियस ही होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस को घेरने वाली क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, केंद्रकीय झिल्ली होगी। और बीच में देखो, यहाँ सेल मेम्ब्रेन और
फिल करके देखते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो चीज़ फिल होगी, ठीक है, जो द्रव भरा होगा यहाँ पे, उसको क्या कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। तो यहाँ से चीज़ क्लियर है कि कोशिका किस किस चीज़ की मिलके बनी है। तो यहाँ पे रेड कलर की क्या है हमारे पास, कोशिका भित्ति है अगर प्लांट सेल है, लेकिन अगर मनुष्य वाली सेल होगी तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, कोशिका की झिल्ली होगी, कोशिकीय झिल्ली होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। फिर बीच में क्या प्रेजेंट होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा, और केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा, केंद्रकीय झिल्ली होगी, और बीच में केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो चीज़ फिल होती है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो कोशिका के सभी कार्य करते हैं। जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे पैर है, हाथ है, ठीक है, नोज़ है, हमारा सांस लेने के लिए तो एक क्या है, अंग है। तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अंगक होते हैं। अब वो अंगक क्या क्या है देखो, तो पहला अंगक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर है गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिका, प्लास्टिड इन प्लांट्स। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट में होता है, तो जिसकी वजह से प्लांट का कलर कैसा होता है, पौधे का कलर कैसा होता है, हरा होता है। तो पौधे के अंदर हरा रंग किसकी वजह से होता है, किस अंगक की वजह से होता है, तो प्लास्टिड की वजह से होता है। इसके अलावा जंतुओं के अंदर सिर्फ सेंट्रियोल मिलता है, सिर्फ जंतुओं के अंदर सेंट्रियोल मिलेगा और पौधों के अंदर सिर्फ प्लास्टिड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर और जीव हैं, अदर जंतु हैं, तो उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होगा, ठीक है, प्लास्टिड सिर्फ पौधों के अंदर होगा। अब यहाँ पे देखो जो प्लास्टिड है इसके डिफरेंट टाइप दिखाए गए हैं। ये डिफरेंट टाइप क्या है, एक तो लूकोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक क्लोरोप्लास्ट है। तो मेनली क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधे का रंग हरा होता है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में हरे रंग की भी शिमला मिर्च होती है, रेड कलर की भी होती है, येलो कलर की भी होती है, अच्छा रेड कलर की, जैसे और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो उनका रंग जो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। जो डिफरेंट कलर के हम फ्रूट खाते हैं तो उनका कलर किस वजह से होता है, किस प्लास्टिड की वजह से होता है, तो क्या आंसर होगा, क्रोमोप्लास्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है उसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये फूड को रिजर्व करने के लिए काम आता है, तो रंग देने के लिए क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ से समझ आ गया कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से अंगक होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतद्रवी जालिका, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिका, पौधों के अंदर लवक होता है और जंतुकाय में तारकाय होता है। तो इन सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं इनके हम फंक्शन अभी बाद में करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक देखना है। देखो अंतद्रवी जालिका को भी यहाँ पे दो भागों में हम बांटते हैं, एक तो खुरदरी अंतद्रवी जालिका और एक चिकनी अंतद्रवी जालिका, ठीक है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये खुरदरी है, तो खुरदरी किसकी वजह से होगी, तो ये खुरदरी होती है राइबोसोम्स की वजह से। जब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर देखो चिकनी है यानी कि उसके पास राइबोसोम नहीं होंगे, ठीक है। तो राइबोसोम के फंक्शन क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये सभी हम करेंगे आगे। तो अब देखो हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं अपने सेल का, कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले सेल को किसने देखा, किसने इसकी डिस्कवर की, खोज की, यानी कि क्या इसकी पढ़ाई को कहा जाता है, क्या कुछ और भी सारी चीज़ें सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी जीवों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। तो सेल को सबसे पहले 1665 ईस्वी में कॉर्क की कोशिकाओं में देखा था, और किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अब सेल की पढ़ाई को, सेल के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। अब आगे देखो एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को किसने देखा था, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका को देखा था, ठीक है। अब देखो वायरस
एक आता है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, वो 3 पोस्टुलेट हैं, और वो तीनों पोस्टुलेट्स क्या हैं, देखो यहाँ पे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लेडन और स्वान ने किया। देखो जब कोशिका के बारे में पता लग गया तो कोशिका के बारे में हम ये सोचने लग गए कि कोशिका आई कहाँ से है। तो उसके लिए विभिन्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना, वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्डन और सेवान ने क्या दिया है, कोशिका सिद्धांत को दिया है, थ्योरी ऑफ सेल को दिया है। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ सेल क्या कहती है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी पौधे और जीव कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ये तो सही चीज़ है कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, वो किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। हम ये सब कर चुके हैं। इसके बाद देखो, अब क्योंकि कोशिका से मिलके बने हैं तो वही कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवन की मूल इकाई है, क्योंकि उनके अंदर काम होता है तभी हमारी पूरी बॉडी काम कर पाती है। सभी जीव, तीसरा पोस्टुलेट देखो, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। यानी कि ये हम मान लेते हैं कि एक कोशिका है, तो ये कहाँ से आएगी, तो ये जो कोशिका है, ये देखो, ये जो कोशिका है ये कहाँ से आई है, अपनी पीछे वाली कोशिका से आई है। यानी कि एक कोशिका जब डिवाइड करती है तो उससे क्या बनती है, नई कोशिका बनती है। यानी कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। अब यहाँ देख सकते हो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं, और इधर जो है क्या दिखा रखे हैं, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं। ये प्रोकैरियोटिक्स हैं और ये यूकैरियोटिक भी हैं। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा होगा आपने, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो वो सभी क्या होते हैं, वो सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। अगर देखें यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते तो एक प्लांट ट्री है, ऑस्ट्रिच दिखा रखा है, तो ये सभी क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव होते हैं। साथ ही कैसे हैं, यूकैरियोटिक जीव भी होते हैं। ठीक है, देखो पहले धरती पे सबसे पहले बैक्टीरिया जैसी चीज़ें आई थी, बैक्टीरिया जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, वो आए थे। तो ये जो हैं हमारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और ये सभी हमारी क्या हैं, ये सभी हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। साइंटिस्ट के जो दो नाम हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक। और सिद्धांत किसने दिया है, तो सेल्डन एंड सेवान ने ये सिद्धांत दिया है। अब देखो, एक तरफ लक्षण दिखा रखे हैं, एक तरफ एक कोश के जीव हैं, बहुकोश के जीव हैं, तो क्या लक्षण है उसका, एक कोश के जीव में वो लक्षण कैसा है, वो कोश के जीव में कैसा लक्षण है। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो सेल नंबर, तो यहाँ पे एक कोश के जीव के अंदर तो एक ही सेल होती है, लेकिन बहुकोश के जीव के अंदर एक से ज़्यादा सेल होती है, हमें पता है। कार्य, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोशिका के सभी कार्य इसमें एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी सेल होती हैं तो विभिन्न कोशिकाएं यहाँ पे डिफरेंट काम करेंगी। कार्य का विभाजन, तो यहाँ पे क्या कार्य का विभाजन करना था, जब कोशिका ही एक होगी तो वही सारे काम करेगी, तो कोई भी कार्य का विभाजन नहीं होगा। बात करते हैं बहुकोश के जीव के बारे में, तो मतलब डिफरेंट कोशिकाएं होंगी जो डिफरेंट काम करेंगी। जैसे कि अगर हम अपनी आइज़ के बारे में बात करें तो हमारी आइज़ के अंदर रंग दिखाने के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं, और साथ ही लाइट दिखाने के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, तो वो अलग अलग कार्य करेंगी। सांस लेने वाली कोशिकाएं अलग टाइप की होंगी। ठीक है, जनन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनन एक ही कोशिका के द्वारा होता है। तो बहुकोश के जीव है तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जनन के। इनकी आयु जो होती है ना, एक कोश के जीव की, वो छोटी होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन रेट इनका ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखें कि 1 मिनट में इनकी जो संख्या है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन बहुकोश के जीव की लाइफ स्पैन तो लंबी होती है, लेकिन जो इनका रिप्रोडक्शन रेट होता है तो वो कम होता है। ठीक है, आगे देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रो मतलब पहले जो धरती पे आई थी कोशिका, उसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। इसके बाद देखो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक
के अंदर ही डेवलपमेंट हुई है, उससे बनी है, तो उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो धरती पे से सबसे पहले आई थी, उसमें कुछ ना कुछ कमी होंगी। वो कमियां क्या होंगी कि एक तो सबसे छोटी होती है, ये सेल बहुत छोटी होती है एज कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक कोशिका। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। केंद्रक यहाँ पे क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और यहाँ पे जितने भी हमने अंगक पढ़े हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक झिल्ली होती है, लेकिन इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंग अनुपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जितने भी अंगक हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं। जैसे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को घेरने के लिए 2 झिल्लियाँ होती हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका जो विभाजन है वो विखंडन या कोशिका बडिंग के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन माइटोसिस या म्योसिस के द्वारा होगा। कोशिका जो विभाजन है वो विखंडन या कोशिका विभाजन बडिंग द्वारा होगा, ठीक है, बड बन जाएगी। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे एक बड बन जाएगी, बड यहाँ से टूट जाएगी, गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये क्या करेगी, अपनी ग्रोथ करेगी। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोसिस और म्योसिस के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। तुम आगे वाली क्लासेस में समझोगे कि क्या होती है माइटोसिस, क्या होती है म्योसिस। आगे देखिए, कोशिका की सेल शेप, कोशिका के आकार के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के जो आकार हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंट काइंड के आकार होते हैं। तो ये पूरा दिखा रखा है कि एक सबसे लंबी जो सेल होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सी होती है, नर्व सेल्स होती है। ये नर्व सेल्स जो है हमारी पूरी स्किन में फैली होती है। जैसे अगर हम किसी बर्तन को छुएं, गर्म बर्तन को छुएं, तो हमें झट से पता लग जाता है कि गर्म है, ठीक है, तो वो मैसेज देने का काम करती हैं ये हमारी नर्व सेल्स। तो सबसे बड़ी सेल, सबसे लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सेल होती हैं हमारी नर्व सेल्स इन आवर बॉडी। ओवम जो है सबसे बड़ा जो है सेल होती है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट कह सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड के सेल हमारी बॉडी में दिखा रखे हैं। जैसे बोन सेल हैं, यानी कि हड्डियों के अंदर मिलने वाली हैं। रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे खून के अंदर मिलती हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये मसल फाइबर, मसल्स जो होती हैं, हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं, तो वो दिखा रखी हैं। ये आप देख सकते हो ट्रैकिया की जो एपिथेलियल लेयर होती है, ठीक है, एपिथेलियल जो लेयर होती है वो स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है। आगे देखें, कोशिका आकार। तो कोशिका का आकार भी डिफर करता है। जैसे बात करें कि बहुकोश के जीवों में, बहुकोश के जीवों के अंदर 20 से लेके 30 मिलीमीटर तक आकार होता है कोशिका का। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, 1.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं कोशिका के आकार के बारे में। तो यहाँ पे देखो, कोशिकाएं जो होती हैं वो डिफरेंट आकार की होती हैं, ठीक है। कोशिका को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ही उनको देख सकते हैं, क्योंकि नग्न आँखों से कोशिकाओं को नहीं देखा जा सकता। अगर बात करें कोशिका के आकार की, तो अगर हम एक सुई ले लें, ठीक है, नीडल लें, और उसको अगर अपने स्किन पे रखें, कहीं रखते हैं बॉडी के ऊपर, तो उसके नीचे कितनी सेल होंगे, तो उसके नीचे हज़ारों सेल होती हैं, ठीक है। तो कितनी छोटी सी जगह के अंदर हज़ारों सेल्स हैं, तो इनको हम अपनी ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका धरती पे 1.15 सेंटीमीटर की जो है मानी जाती है, और 8 सेंटीमीटर जो है चौड़ा होता है, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका जो है वो क्या है, माइकोप्लाज्म में जो है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। बात करें कोशिका के भाग की, तो कोशिका के भाग यानी कंपोनेंट ऑफ सेल, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है मेनली। सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में, और यहाँ न्यूक्लियस से लेके और इधर सेल मेम्ब्रेन तक जो फिल्ड सब्सटेंस है, उसको द्रव जो भरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव।
तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना पूरा जो है अंग करेंगे, जितने अंग हैं हमारे कोशिका के, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्य पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए हम यहीं पे अपना चैप्टर को रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तभी के लिए अपना इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।